राम राज्य भी क्या था, वो कल्पना भी पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर ही तो थी। ओके, एक्सप्लेन। छोटे कपड़े हैं तो हम फेमिनाइन है, हमको जो है सिगरेट पीना है तो या दिस इज अ फेमिनिज्म। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं अट्रैक्ट कब लगती। इसमें जो सेल्फ है उनका, वुमेन का, इसमें सेल्फ का रोल कितना है एंड आसपास के सराउंडिंग्स का रोल? सेल्फ का ही रोल सबसे ज़्यादा है, सेल्फ। क्योंकि ही वाज फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली या समथिंग, तो मतलब उसको डांट वाट दिया मैंने एक शायद क्या एक चपत लगाई दी थी, तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैंने कहा मैंने देखा नहीं, भाला नहीं, सुबह 7 बजे कोई मुझे ऐसा कर रहा है कि मैं प्रॉमिस कर दूँ। ही वॉज अ चीफ जस्टिस हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हाईएस्ट पोस्ट of judiciary. That was my first interview basically. विद द बिगेस्ट जज। Biggest judge. कैपिटलिस्टिक एडवेंचर में मेंटल हेल्थ के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? लाशें आ रही थी, कटे अंग आ रहे थे, ये आ रहे थे, तो मैंने कहा मुझे सारे इसमें पूछेगा कौन? और उन्होंने कहा देखिए ये मेरे हस्बैंड तो जा रहे, तुम्हें अपने पिताजी की सास से बचा लो। सोशल चेंजेस यूं वाले ही दिखता है, क्योंकि वो ड्रेसेस से दिखता है, विचार सारणी में किसी के चेंज नहीं आया। सास आज भी वही ख्यालात की है, हस्बैंड आज भी वही ख्यालात का है, तो और उसकी तो उड़ान ऊंची हो गई। सराउंडिंग तो तब भी नेगेटिव थी, आज भी है। आज बेटर हुई है क्या कि आज वर्स्ट हो गई है मुझे लगता है। एक तो आप पीएचडी कर रहे हो इस एज में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कमेंडेबल। तो वहाँ वो स्कूल में हमें भेज दिया जाए, पर हम तो ठहरे मोगली। क्योंकि वही पहाड़, वही जंगल, उसकी तलहटी, उसकी ऊंचाई, वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो बड़े पॉलिश स्कूल पसंद नहीं आते थे। शुभा जोशी मैम, वेलकम ऑन द सेकंड इंडियन पॉडकास्ट। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? एक्सीलेंट। Okay, so now let's start this podcast with the beginning of your life, like as back as you can remember. Let me say that. So जब मैंने आपकी स्टोरी पहली बार सुनी and when we first got a chance to meet, I was surprised with a element, with a thing which fascinated me a lot. अब इस पॉडकास्ट के थ्रू आई हैव मेट इनफ पीपल हु हैव बीन डूइंग मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ्स, मतलब जिन्होंने आप कह सकते हैं हु वर नॉट डेडिकेटेड टू अ सिंगल करियर और टू अ सिंगल प्रोफेशनल फील्ड. They were a paradox. They were adventurous, right? They did many things, whatever came to their way, and they had fun doing it. But almost all of them were men. Okay. You are the first woman I found, and I'm sure there are many out there. But for our podcast, for me, you are the first woman. So I want to know your story, that आपकी लाइफ आपको ऐसे कैसे रास्ते पे लेके गई जहाँ पे आपने मल्टीपल चीज़ें करी, लाइक अ मिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर चाइल्डहुड. लेके चलिए हमें वहाँ से. मेरा बचपन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जब दरअसल क्या हुआ कि जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी, कोरबा करके जगह थी, कोरबा डैम है अभी, तो बड़ा पूरा जंगल का इलाका था। मेरे स्कूल, और वहाँ कोई स्कूल वगैरह होते नहीं थे, कुछ तो स्कूल कौन वहाँ जाए, पूरे सिर्फ ट्राइबल्स और उन लोगों का ये था। और शायद पहली बार गांधी सागर डैम के बाद एक रिहायशी बस्ती आप कहें तो वो उस कोरबा में ये हुई। पर क्योंकि वहाँ स्कूल वगैरह नहीं थे, तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा विचार किया कि भाई मेरे नाना मेरी मौसी बड़ौदा में थे, तो वहाँ वो स्कूल में हमें भेज दिया जाए। पर हम तो ठहरे मोगली। क्योंकि वही पहाड़, वही जंगल, उसकी तलहटी, उसकी ऊंचाई, वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो बड़े पॉलिश स्कूल पसंद नहीं आते थे, बड़ा पॉलिश ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी, और वो कभी कोई फ़ैमिलियर लगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अपने जो दोस्त थे या हमारे अपने ये थे, तो वो जानवर थे, वो इंसान, वो उस तरह के वो लेबरर्स के बच्चे थे जिसमें हम लोग पल बढ़ रहे थे। और उसमें मैं बहुत, मेरे पिताजी का बहुत अहम रोल मैं समझती हूँ, क्योंकि इतने पिछड़े इसमें अगर किसी अपनी बच्चियों को पढ़ाने का सपना देखना और उनको उस मुकाम पे ले जाना, मतलब
वो दौर था बहुत, मुझे अभी भी याद है, बहुत हम छोटे-छोटे थे, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी और वो दौर बहुत मज़ेदार होता था। सब बहुत बड़े घरों में बहुत बड़े-बड़े अहाते आपकी किसको आप उसको क्या कहते हैं वरांडे मतलब क्या कहते हैं आप वरांडे हाँ, उस तरह की चीज़ें, उसके आस-पास सारे मतलब मेरी माँ ने ऐसे खुशबूदार वो फूल उगा के रखे थे, मोगरे की थी वो। मेरे पिताजी का वो पलंग पे लेटना, वो आसमान को देखते हुए, वो तारों को देखते हुए, वो उस तरह की चीज़ों को इमेजिनेशन करना या वो चीज़ों की स्टोरीज़ हमको सुनाना, it inspired a lot. And always with a very philosophical way, probably he used to tell us the stories and the motivational stories, and it was having a really great impact when and हमारा बंडल तो कोरियर शिफ्ट कर दिया गया था अपने बड़ौदा में, पर वो स्कूल रास नहीं आए तो फिर देन आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट एंड आई वाज वेरी रिबेलियन दैट टाइम. Okay. I was very much I wanted because my masi, my nana, they were having a very traditional approach towards their life where my father was not at all. So that too, that upbringing was I was not at all liking it. So then I wrote a letter. I don't know what the letter was and how he got my father, and then he sent it to my mother. He says, "No, you go and bring them back." So when we came back, there was, there was no school as such. So my father was asking their basically all अपने subordinates, will it possible for us to start a school? Will you ready to teach the children? So happily they were, accepted that because all of them, they were bachelors, they were engineers and hardly मतलब time नहीं कटता था ना. So they were agree. They said, yes, we'll start a school. So half of the furniture of my house, it shifted, it shifted there. And वो चटाई की चार तरफ की wall बन के my schooling get start. Wow. एंड वाज अमेजिंग. सब मेरे साथ जो पढ़ते थे लेबरर्स के बच्चे थे जिनकी माँ है पिताजी वो ढोते थे पत्थर, वो तोड़ते थे पत्थर, और वो जितने इंजीनियर्स के वो जो ख्वाब देखते थे कि हम अपने बच्चे मतलब ये जो के बच्चों को हम क्या पढ़ा दें. तो स्कूल भी वो ऐसा होता था जब उनको टाइम होता था तब हमारा स्कूल होता था. किसी दिन शाम को, किसी दिन सुबह, किसी दिन दोपहर को. वाज अमेजिंग दैट पैटर्न ऑफ स्कूल, द फ्रीडम ऑफ स्कूल, द एक्सप्रेशन फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ दिस थिंग. और चूँकि हम बड़े अफसरों के बच्चे थे तो बहुत पालना बहुत ज़्यादा स्पेशल होती थी विच माई फादर नेवर एवर लाइक दैट. सो ही यूज्ड टू ऑलवेज ट्रीट अस कि वी आर अ वेरी कॉमनिस्ट ये बच्चे हैं और वो वैसा ये होना चाहिए. What used to they teach? दे यूज टू टीच ऑल द मीन्स कोर्स था जो सब्जेक्ट था अपार्ट फ्रॉम द कोर्स की. ये दे यूज टू टीच इज द स्पिरिचुअल दिस थिंग, दे यूज टू टीच इज अपना योगा, दे यूज टू टीच इज सब कुछ. मतलब वो हमको डिबेट भी सिखाते थे, वो हमको गाना भी सिखाते थे, वो हमको प्ले भी सिखाते थे, वॉट नॉट कि जो अभी के स्कूलों में है भी नहीं. तो इस तरह का वो जो पूरा बचपन और वो पहाड़, वो उसकी पोइट्री, उसकी वो सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं. मुझे ऐसा लगता है अगर वो मौका मिले तो शायद मैं भाग के मेरा वो स्कूल वापस मैं वहीं रहूँ. ऐसा मुझे वो कभी दूसरे स्कूल उस दर्जे के स्कूल मतलब थे बहुत अच्छे. मेरी एजुकेशन हुई अच्छी स्कूलों में भी हुई बाद में. But Joe, I don't know education was that, and with all those engineers, that they used to put the great effort. हम लोगों को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और नतीजा फिर इसका ये होता था कि वो इतने अच्छे मार्क्स से, चाहे वो गरीब का कोई मजदूर का बच्चा था या वो सक्सेस के बच्चे थे, देयर वाज नो डिफरेंस बेसिकली. हम इतने जॉयफुल उससे उनके साथ हम खेलते थे. वो भी कोई मतलब बिल्कुल समान था, बिल्कुल समान था. और खूब मतलब अगर अभी की जो मैं स्कूलों में देखती हूँ इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है पेरेंट्स का या मत मारो या ये, हम लोग तो मार ही खाते रहते थे. तो अगर जिस दिन मार नहीं खाई तो समझो ऐसे लगता था कि आज क्या हो गया अपने को मार नहीं पड़ी. Your school life was full of colors. फुल ऑफ कलर्स, मैं बता नहीं सकती मतलब. और
इतनी हद दर्जे की मतलब शैतानियाँ जो कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि जंगल होता था तो वो गोगल गाय बोलते हैं हमारे मराठी में, तो पता नहीं वो कंबल कीड़ा बोलते हैं क्या। सब बच्चे उठा के सब लेके आ रहे माचिस के डब्बों में, क्लास में ही छोड़ दिया। इट यूज टू बी फन। Different kinds of mischiefs. मेंढक पकड़ के ले आए, वो छोड़ दिए, जो उचक पचक हो रही है, डांट मतलब फुल ऑफ मस्ती। वो कोई बहुत ज्यादा तो अब आप सोचिए ऐसे मुगली मिजाज के साथ किसी फॉर्मल स्कूल में पढ़ना स्टफ, और वो शायद वो फॉर्मल में जीवन में रह नहीं पाई कब। और मैं रहना पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे अभी भी उसका वो भोलापन, वो उसका इनोसेंस, वो अपनापन, वो सब चीज़ें आज भी बहुत बहुत मेरे गहरे रूट तक हैं। What और जो adventure. मुझे हाँ, और वो मुझे मतलब बस वही चीज़ अच्छी लगती है। अब मुझे वो दुनियादारी की बहुत औपचारिकताएँ, पता नहीं क्यों बहुत मेरा शायद नज़दीक से कोई वास्ता उसके साथ लगता नहीं कभी। अब इतने बड़े होने के बावजूद भी शायद मैं वहीं मेरे अतीत में ही घूमती हूँ। And if we talk about the beginning of your career, वो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? मुझे लिखना बहुत पसंद था तो मैं लिखने लगी। फिर मुझे और भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मेरी सिस्टर है मुझसे छोटी, वो बहुत उसने बड़े कोर्स किए माउंटेनियरिंग के। शी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो 2 लड़कियां थी, उन्होंने एचडी मोटरसाइकिल पे 8000 किलोमीटर हिमालयाज़ उन लोगों ने ये किया। एंड शी हैज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड this women expedition, mountaineering women expedition. So that was the first women expedition of in Madhya Pradesh, and I was one of the member of that expedition. Yes, I enjoyed thoroughly because before that, बस पहाड़ तो मेरे जहन में मेरे वही थे, हिमालयाज़ तो यस, पर मेरे पिताजी वो चीज़ बहुत कहते, मतलब हिमालय उनको बड़ा इंस्पायर करता था कि तुम लोग ज़रूर इस तरह के मुकाम पे जाओ। तो जब हमारे कदम मैंने पहला कदम वो पहाड़ पे रखा, आई ऑलवेज रिकॉल माय ऑल मेमोरीज बिहाइंड द वे ही यूज्ड टू टेल अस अबाउट द हाइट ऑफ the life, the philosophy, and the way this philosophical journey was. It was a very, very good discussion among both of us. And how did journalism begin? एक बार मैं दिल्ली गई थी, मेरे फादर तब शिफ्ट हो गए थे, भूटान जाना गए थे, मतलब पोस्टिंग उनकी, तो मैं उनसे मिलने गई थी दिल्ली। तो एक विज्ञान भवन में एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड पीस के ऊपर, थ्रू सेल्फलेस सर्विस करके। और जस्टिस नगेन सिंह आए थे, अपने हेग में थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ही वाज द प्रेसिडेंट। इज जस्ट, तो वो सब सुन रही थी उनकी ये, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा ये है, कितनी पावर इनके हाथ में, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत, तो फिर क्यों नहीं अपना बोल, मतलब क्यों नहीं वो विश्व शांति आती है, ऐसे ऐसे दिमाग में आ रहा था। और मैं बिल्कुल कोने पे बैठी हुई थी, तो उनका जब लेक्चर ख़त्म हुआ, सब ये हुआ, तो वो उतर के जा रहे थे। तो मेरे मतलब हेजिटेट तो हो रही थी, पूछो ना पूछो, पर मेरे को पूछ ही डालो। तो तो ये कुछ तो 17 साल की शायद मेरी उम्र होगी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप इंटरव्यू देंगे क्या? तो उन्होंने मेरे को देखा, बोले कि नहीं, प्रोटोकॉल नेवर अलाउ। क्योंकि वो तो बहुत अब यहीं के अपने हाई कोर्ट के या अपने छोटे वाले अपने लो कोर्ट के भी जजेस को अलाउ नहीं होता, दे हैव सर्टेन प्रोटोकॉल्स। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, प्रोटो आप दे दो, ऐसे करके आए हो। तो And ये he सीन, was peace. हाँ, he was a chief justice हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ जुडिशरी। तो देन आई डोंट नो व्हाट इट गेट क्लिक, ही सेज ओके आओ। अब मैंने तो जर्नलिज्म का जॉब ही नहीं किया था, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था। फिर आई रश टू तीन मूर्ति, और शाम को उन्होंने टाइम दे दिया। अब मुझे बस इतना पता था कि वो, और मैं तो लिख भी नहीं सकती थी शॉर्ट हैंड उस टाइम में, और बहुत ही प्रॉब्लम था। अब किसको मैं फोटोग्राफर देखूं कि क्या। तो हमारे वहाँ पे एक थे ऐसे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपको ऐसे ले गई तो आप फ़ोटो ले दोगे क्या उनके साथ, और ऐसा। उन्होंने कहा ठीक है, पर इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूँगी करके। और एक बहुत इराक से मेरे फादर ने मुझे एक छोटा सा
टेप दिया था, तो मैंने कहा इसमें कर लूँगी, 5 मिनट का ही तो उन्होंने टाइम दिया, तो 5 मिनट में पूछूं क्या, तो आई रश टू तीन मूर्ति भवन, और फिर उसके बाद मेरी JNU की वहाँ लाइब्रेरी में तो जितने इंटरनेशनल इसके रिलेशन की किताबें निकाली, जितने कंट्रोवर्शियल को मतलब टॉपिक्स थे, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, ये वो, और मैंने उसके ऊपर सारे अपने प्रश्न बना डाले, और देन आई वेंट देयर और सब बताया। फिर वो जो उन्हें 5 मिनट दिया तो 1.5 घंटा चला, मेरी तो वो कैसेट भी ख़त्म हो गई, तो फिर मैं बोलती थी ज़रा धीरे बोलिए और फिर मुझे समझ में आया कितने बढ़िया वो व्यक्तित्व, मैं क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ या मैं क्या पूछ रही हूँ। पर फिर देन ही वाज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने बोला नहीं तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कीप इट अप विद दैट। सो आई वाज़ सो, मतलब फिर तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई लॉटरी लग गई कि क्या। पर फिर शाम को और दूसरे दिन सुबह फिर पता पड़ा कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज बैठे थे। उन्होंने बोला तुमने क्या क्या बता दिया वो बच्ची को, वो पूछती गई तुम जवाब दे रहे, तुम्हें मालूम है कल अगर वो बार में आ गया तो क्या हालत होगी और कैसा, कितनी झंझट हो जाएगी। तो फिर देन ही रियलाइज, क्योंकि वहाँ उन्होंने ऐसा कहा। तो तब एक अटॉर्नी जनरल थे, अब नाम तो नहीं बताया, उनकी वाइफ वाज वेरी क्लोज फ्रेंड, मैं क्लोज फ्रेंड मतलब आंटी आंटी करते थे, तो वो सब वो ऐसे ही मैं रहता था। तो फिर उन्होंने फिर बोला अरे वो तुम कैसेट दे दो वापस, तुमने जो भी तो मैं अपनी शानपत्ती दिखाने लग गई थोड़ी, जरा अपन को वो गुरूर रहता है कि ऐसे। उन्होंने कहा अच्छा चलो ये ले लो, पर मेरे पास तो और भी बहुत सारे रिकॉर्ड, उसका क्या करो। फिर मेरे फादर को मैंने बोला ये ऐसे क्यों बोलते हैं, अगर नहीं बोलना था तो नहीं बताते, मैंने फिर भी तो कितना पूछा उनको कि अब ये करूँ, मैं इरेज कर दूंगी, फिर भी उनने बोला फिर भी मैं क्या करूँ, मैं दे दूँ अखबार। उन्होंने कहा कोई ज़्यादा तुमको शानपत्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल, और देन वो वापस कर दो। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू बेसिकली एज, तो वो जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म तो मुझे नहीं मालूम है कि कहा विद द बिगेस्ट जज। बिगेस्ट जज, और पता नहीं अब उसको कहा जाना चाहिए क्या, तो शायद मेरी बेवकूफ़ी ही कभी कभी मैं मानती हूँ, बेवकूफ़ी ऐसा तो नहीं, पर हाँ मुझे ऐसा लगता था कि जो सर्वसंपन्न है, जो न्याय का सर्वश्रेष्ठ और सबसे, तो उसके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो पहली बार मैंने जाना कि कोई शक्तिशाली भी में ये होती हैं, पर उसकी भी मर्यादाएं होती हैं, और वो नहीं जंप कर सकते अपनी टेरिटरी। सो तो उसमें से आपकी आइडियोलॉजिकल, क्योंकि अब इतना टाइम भी हो गया और उन्होंने सिंस क्लियरली बोल दिया कि इसको कोई पब्लिश नहीं करना है, सो मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि उन्होंने क्या बताया, बट नहीं यही था, ही वाज conclusion डिस्टर्ब, था। नो ही वाज डिस्टर्ब, मतलब उनके फ्रेंड, क्योंकि वो तो बता रहे थे ना। अब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और वो बैठे हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ गलत। हाँ तो मुझे लगा ना, क्योंकि एथिकली अगर वो कोई समझता है, No, I'm not talking about ethics. I'm sorry. I'm talking about जज साहब ने आपके जो 1.5 hour का इंटरव्यू हुआ, उसमें योर मेन इंटेंट वाज कि अगर उनके पास इतनी पावर है, इफ ही इज द बिगेस्ट जज, देन व्हाई इज मुझको एवरीथिंग लगता इन द वर्ल्ड हैपनिंग। हाँ, तो हाँ ये था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये इराक ईरान वॉर, कितने लोग मारे जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें अनरिटन है, इतनी चीज़ें रिटन है, अफ़गानिस्तान की हालत देखते, कश्मीर की हालत देखते, और मुझे बहुत पिकेबल कब से लगता था कि ये पूरी सोसाइटी सिर्फ अभी सिर्फ इसराइली उपकरण चल रहा है या कुछ, तो कितने बेबस है, किसके पास है इसका आधार, या किसके पास है, अगर उनके पास के नहीं है तो कौन मतलब जस्टिस करेगा। तो क्या ऐसी ही चलेगी मानो, जब अपन बात हो कर रहे हैं इतने बड़े मंच पे, वो वर्ल्ड पीस के लेक्चर दे के आ रहे हैं, जो क्यों किसी की मर्यादाएं हैं, क्यों किसी के हाथ बंधे हैं, और क्या लिए ऐसा ही होता। तो इस तरह की जो भी कुछ ख्यालात, अब उसका स्टेबिलिटी बोलिए, अज्ञानता बोलिए, या बहुत सजग बोलिए, जो भी कहिए, या मैं उसको अब कोई लेबल नहीं लगाना चाहती हूँ। इट इज जस्ट क्यूरियोसिटी फॉर क्लैरिटी। सब करते हुए अगर कोई कुछ कर ना पाए तो उसकी पीड़ा उसको खुद को तो ही है, वो समाज को कितनी सहन। Then how did you welcome different kinds of career opportunities as an adventure in your life? Then I told you we had been to mountaineering. फिर I worked in Sayaji,
Okay. एज कल्चरल एग्जीक्यूटिव। फिर How उसके did that happen? But आप जर्नलिज्म में थे, हाँ ये जर्नलिज्म ऐसे में थे। सब फिर अलग क्या हुआ, कैसे? मेरी बेटी थी, तो वो भी एक बड़ा किस्सा हुआ। मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मेरे को एक असाइनमेंट मिला था। तब बाबा आमटे और इसका गुजरात में सब बड़ा आंदोलन चला था, मेधा पाटकर और इनका नर्मदा के ऊपर। तो मुझे रिपोर्टिंग करने जाना था वहाँ। तो वो रिपोर्टिंग करने में के दौर में ऐसा हुआ, क्योंकि वो मेरे साथ जो मेरे भी स्टाफ थे ये, तो हमारा खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो गया। पर मेरी बेटी छोटी थी, पर शी वाज़ वेरी कोऑपरेटिव फ्रॉम दैट टाइम। और वो मुझे बोली कि मम्मा यहाँ जंगल तो है, मैं कच्चे भुट्टे खा लूँगी, आप आपका काम करो। तो मुझे बड़ा रोना है। मैंने कहा मैं किसके लिए ये, मतलब मेरे शौक के लिए मैं किसके आनंद को स्टेक पे लगा रही हूँ या किसकी परवरिश। सो दैट वाज मतलब वेरी दिस थिंग। और फिर मुझे थोड़ी कुछ कुछ तकलीफें भी हो, मतलब तकलीफें आने ये लग गई इन द सेंस, मुझे लगता था कि अगर मैंने मेरी बेटी को जन्म दिया है तो आई शुड गिव द फुल जस्टिस टू हर। एंड देन और उसके साथ मुझे वक्त बिताना चाहिए। और तो then I left everything and I was with her, and to nurture her was fantastic journey. So then when she in between what has happened, I met Chimanbhai Patel, the chief minister of Gujarat ke. His wife was there and she was running a beautiful NGO. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझको भी ऐसे आइडियाज़ तो बहुत आते थे। मुझे आइडियाज़ और उसको पर परस्यू कैसे किया जाए तो उतनी हिम्मत नहीं होती थी। और हिम्मत आती भी थी वो मैं 2 पाँव पीछे ले लेती कि ठीक है यार, क्या करना है अभी ऐसा ही करके। पर फिर पता नहीं वो रोज़ मेरे अपने संघर्ष का ये था, मेरे अपने विचारों के साथ ही मैं खुद। इस बीच में यहाँ शारदा मठ है, उनकी माताजी मिली। फिर उनकी गवर्निंग बॉडी में मैं रही। फिर बड़ौदा महारानी थी, वो उसमें शी वाज़ द प्रेसिडेंट। Later we had a very very close friendship sort of. We used to share a lot. और फिर ऐसा हुआ, फिर हम तब यहीं रहते थे इंदौर में। और फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि रिच लेडीज, यस दे वो तो हैं ही, दे आर एम्पावर्ड। उनसे जो अपना लेबर क्लास है, दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड बिकॉज दे आर अर्निंग मेंबर्स। बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज की लेडीज होती हैं, दो दे आर वेरी ब्रिलियंट। एंड पर वो जाके वैसे काम भी नहीं कर सकती हाउस होल्ड, वो वैसे भी नहीं कर सकती, उनकी परिधि बहुत छोटी है। तो ऐसा लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हमने उसके लिए मैं एक बहुत सुंदर ये किया। एक हम एनजीओ दैट वाज नॉट रजिस्टर्ड बट वी स्टार्टेड। तो उसमें हमने बहुत सारी यूनिट्स बनाई। फूड यूनिट वाज देयर, द अपना स्टिचिंग वाला पार्ट वाज देयर। कोई बहुत अच्छी मैकेनिज्म मतलब मैकेनिक थे, उनके लिए हमने बैटरी और वो सब ऐसे ही किया। सारा कोई ना जो थी मार्केटिंग की थी। ऐसा सारा कुछ करते हमारी 100 सवा 100 150 महिलाएं Yeah. हम सब इकट्ठी हो गई थी। एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। एंड आई मेरा टाइम भी बहुत अच्छा जाता था। मेरी बेटी खेलती थी, मेरी बेटी वहाँ सीखती थी। और उन लोगों के साथ मेरा, तो मैं मार्केटिंग वगैरह देख लिया करती थी सब। और उसका 1% रखती थी, पर मैं वो भी दे देती थी, मतलब टू द सोसाइटी, टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऐसे पढ़ाई के लिए। तो वो हुआ। फिर इस बीच क्या हुआ, एक टाटा प्रेसिजन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर रानडे, ही केम टू माय हाउस। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये पूरा मेरा घर बिल्कुल जंगल प्लस जंगल प्लस ऐसा एक मैंने मिनी जू बनाया था मेरी बेटी के लिए। Okay. हाँ, उसमें बड़े अपने ये थे, मेंढक थे, टर्टल थे, फिशेस थी और बहुत सुंदर, मतलब पूरा वाटरफॉल बनाया था। सो व्हेन ही केम देन ही सेड कि मैडम मेरे को मेरा घर आप ऐसे ही बना के दीजिए, मेरे घर का इंटीरियर कर दीजिए, मैं तीसरे दिन आ जाऊँगा, चौथे दिन। तो पर मेरा एक चीज़ होती थी, सब चीज़ों में मैंने कभी जीवन में ना नहीं कहती थी किसी चीज़ को। Okay. कि ना मैं कह दूँ ऐसा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने मेरी बेटी को खाके में लिया और पूरा बाज़ार, तब तो इंदौर इतना डेवलप भी नहीं था, कहीं-कहीं कुछ-कुछ थी चीज़ें। तो मुझे अभी भी याद है, वो मच्छी बाज़ार में वो था, कार्विंग का काम होता था, और कहीं कुछ काम होता था। तो मैं उसको लिए ये करिए, इतने इसमें ये करके रख दोगे भाई? हाँ, कर देंगे। किसको कुछ काम टिकाया, किसको काम टिकाया। 4th डे आई थिंक माय हाउस वाज़ रेडी।
व्हेन ही केम, क्योंकि एक दिन वो लेट हो गए थे। Hmm. सो व्हेन ही केम तो इसे इसकी ताई आपने तो ये बहुत अच्छा कर दिया, मेरी फैक्ट्री भी करना। मैंने कहा मुझे आप माफ़ करो, मुझे प्रोडक्ट नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बोले मैं हूँ ना, मैं आपको जो भी आपको गाइडेंस चाहिए बताऊंगा, पर मैं बहुत चाहता हूँ कि ऐसा। तो देन ही गेव द आइडिया कि कैसे उनको बेसिकली उनका ये चाहिए, हाँ क्या कहते हैं, लिविंग रूम नहीं रे, अपना रिसेप्शन एरिया चाहिए, कैसे उनको विजिटर्स एरिया चाहिए, कैसे उनको शॉप फ्लोर चाहिए। You were not at all a professional. I was not at all a professional, not at all now even. So I was not. Then in between, what happened? I was having a friend. She was working in Sayaji. She was a very senior person and in the hospitality industry. So there was a one this thing post was vacant. वो क्या शायद बनाई गई थी, क्रिएट ही की गई थी, बिकॉज द ओनर ऑफ सायाजी, साजिद नानी साहब, इस इसके ऐसा कोई चाहिए कि सारा टाइम मतलब अपने इसकी इमेज बिल्डिंग ये हो, यहाँ कल्चरल ये चलते, क्योंकि वो क्लब बना था। एंड देन शी से इसकी शोभा करेगी, तो अगेन यस, बिकॉज मैं किसी चीज़ को ना तो कहती नहीं थी, मैंने कहा करूँगी। पर तब देवास का काम भी चल रहा था और मैं अपने घर में थी, होती थी 4 साढ़े 4, मतलब मैं जल्दी उठती थी, अपने इसका मेरी बेटी के सब पूरा टिफ़िन और ये सब पूरा तैयार करती थी, देवास जाती थी, उनको सब कुछ नरेट कर देती थी, वापस आती थी, सयाजी में आती थी। और तब बहुत स्पॉन्सरशिप्स चाहिए होती थी, और इंदौर में कोई कल्चर ही नहीं था उस वक्त, और इतनी ज़्यादा मतलब ये थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, तो कोई किसी का छीन लेता था स्पॉन्सरशिप का भी। पर खूब मज़ा था, बहुत ही मज़ा था। हमने नेस्ले के बहुत प्रोग्राम किए वहाँ, फिर एक बहुत बड़ा वो वाला प्रोग्राम ये किया। और वो मतलब एक यहाँ सुधीर सक्सेना करके थे, मालव रोज सोसाइटी में भी वो थे, तो उन्होंने बोला अरे ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, पहली बार इतने तरह के प्लांट्स फ्लावर्स ये वो, ऐसा एग्जीबिशन कहीं हुआ ही नहीं है पूरे अभी तक, पूरे हॉर्टिकल्चर। तो वो ऐसा हुआ, तो फिर वो भी काम था, फिर वो भी काम था, फिर धीरे धीरे वो होते बहुत बहुत अच्छा सब था। देन माई डॉटर गेटिंग इल लिटिल, शी वॉज नॉट वेल, तो फिर और शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग, ममा यू आर ऑल्सो बिजी, पापा इज बिजी, नो वन इज हैविंग टाइम फॉर मी, दिस दैट। सो देन अगेन आई डिसाइडेड कि if somebody is, is a part of my life, if she's not happy with this, so what is the fun going, means only for my hobby sake, और या इस सब चीज़ों की, या मैं मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं करके मैं करूँ, तो ये शायद उसके साथ जस्टिस नहीं कर रही हूँ। अगेन आई लेट, मतलब छोड़ दिया सब। फिर यहाँ ये आई, फिर आई आईपीएस एकेडमी के जो ओनर हैं, एक बार वो हमारे घर पे आए थे, मुझे मालूम नहीं कि नाम लेना उनका ठीक होता है या नहीं, पर ही इज़ जस्ट लाइक अ ब्रदर एंड लाइक अ मेंटर फॉर मी। ही इज़ सच अ थरो जेंटल पर्सन आई एवर मेट, द पर्सनैलिटीज़ इफ़ यू कॉल। और वो भी मतलब बहुत बढ़िया, इतने बड़े अच्छे विजन को लेके चल रहे थे। तो वो आए थे, तो ऐसी ही लाइट्स लगी थी, हम खाना वाना खा रहे थे, मैंने कहा ऐसा कोई होगा क्या जॉब कि जहाँ घर भी मेरा हो जाए और मुझे काम करने को भी मिल जाए। तो उन्होंने बोला हाँ, नेक्स्ट डे तो ही कॉल कि वो घर है, मैं तुम्हें वहीं दे देते हैं, डॉक्टर साहब विल बी द, अपना ये हो जाएंगे वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर, और तुम अपना सारा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना For the IPS. फॉर द आईपीएस एकेडमी एंड द स्कूल एंड। तो अगेन वही ना, तो मैं कहती नहीं थी। फिर ये 6 years I was there with the children, was such a fun. I first time I am come across with so huge crowd of small children, मतलब छोटे से बड़े केजी से बीजी तक के थे। तो वो दौर था, मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट जागा था। Okay, how come? मुझे मतलब मुझे वो लगता था कि वो ज़माना शायद हमारे वक्त का गया, कि हमारे वक्त तो था कि बस एक ही चीज़ सब जानते थे, बस ज़्यादा शैतानी की तो पिटाई खाओ। और हम लोग भी कोई मतलब ऐसे ठीक है ना, ये कर दिया ना ठीक है ऐसा। पर नहीं, मतलब वो पहला दौर, मतलब शायद मुझे मैं उसी इम्प्रेशन में थी। तो एक बच्चा था, बहुत उतनी था, और ही वॉज फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली और समथिंग, तो मतलब उसको डांट वाट दिया मैंने, एक शायद मतलब शायद क्या एक चपत लगाई दी थी।
तो एवरीबडी वाज ऑब्जेक्टिंग, तो मैंने कहा कि इसमें ऑब्जेक्शन वाली कौन सी बात है, जब आप प्यार करते हो तो कोई नहीं पूछता कि क्यों प्यार किया, मारा तो क्यों उसके बेटरमेंट के लिए। फिर लास्टली देन हिज फादर वाज एग्री, यस यू आर द राइट ऐसे। फिर मुझे लगा नहीं ये ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे इनकी साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, व्हाई दे आर बिकम अ रिबेलियन, व्हाई दे आर डिससेटिस्फाइड विद द, बिकॉज वो दौर फिर ऐसा मतलब कल्टिवेट हो ही रही थी ना सोसाइटी सारी। तो मतलब मुझे उनकी पढ़ाई लिखाई से को मुझे ऐसा लगता था पढ़ाई लिखाई तो हर कोई कर लेता है अगर वो सेटिस्फाइड है उसकी ज़िंदगी में, और उसको उसकी बिलोंगिंग सब हैं जो वो चाहता है उसकी ज़िंदगी में, तो बाकी सब रास्ते बहुत आसान हैं। तो मुझे उस चीज़ पे काम करने में बहुत मज़ा आता था कि KCCP मतलब ऑल एज ग्रुप वो। फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी बहुत। But in between that, my mother get ill. She got a cancer. My husband told me that कि अब now you have to leave your job because of ये chemos वगैरह चलेंगी ये वो. And I said okay. So my priority used to get changed every time, and I used to be with them in that. And that time was little tough for my family, for her, but she was so courageous lady. She took a 58 chemo. With after 58 chemo, और उसका जो जज्बा था वो ख़त्म नहीं होता था। तो मुझे ये सब चीज़ें भी सीखने के लिए बहुत मिलती थी। लेकिन एक चीज़ है कि हर नया एडवेंचर या फिर एनी न्यू जॉब और एनी न्यू रोल विच यू जॉइन, स्टार्ट करते वक्त तो हमें वो स्पार्क या वो रहता है, बट बाय द टाइम यू आर इन टू इट एंड व्हेन द मोमेंट इज कमिंग वेयर यू हैव टू लीव इट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन, बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्रायोरिटीज और चेंजिंग सिचुएशंस, तो वो अटैचमेंट जब ब्रेक होता है, क्योंकि अगर आप 6 साल एक काम में आपने पूरा अपना डाला है, तो वो आप लीव करते वक्त वो चीज़ मुझको मुझको लगता है कि अगर जब आप इतना पढ़ते हो या आपके इतना इवॉल्व करते हो, तो वो स्विच ऑफ करते भी आना चाहिए बहुत जल्दी। तो मैंने अपने जीवन में वो ये कर लिया। मैं स्विच ऑन जहाँ जाती हूँ वो वक्त में वहाँ, और जहाँ से निकलती हूँ बिना किसी इसके मैं स्विच ऑफ भी अपने आप को बहुत जल्द, और न्यू रोल में मैं अपने आप को बहुत जल्दी एंटर कर लेती हूँ और कोई रिग्रेट नहीं करती हूँ फिर उसके बाद। स्विच ऑफ वाली चीज़ पे आई वांटेड टू एक्सप्लेन बिकॉज आई पर्सनली थिंक फॉर मी एज वेल एज फॉर द पीपल, ये स्विच ऑफ वाला फैक्टर टू इनकलकेट इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ is really a skill which should be learned. Oh yeah, because you don't have any option after that. Point. If the options are there, तो फिर कोई क्यों छोड़ेगा ना। और अगर वो ऑप्शन नहीं है और आपका 100% आपको आपकी दूसरी प्रायोरिटी पे देना है, तो यही टूल सबसे अच्छा है। नहीं तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहोगे आपकी ज़िंदगी से, आपसे खुद से, आपके लोगों से, आसपास के लोगों से। How to make that mindset? It built right from my childhood. Okay, because of your upbringing style and हाँ, and me myself, because upbringing मुझे ऐसा लगता है, I don't know, कि वो एक लेवल तक काम कर सकती है, पर आप फिर उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना हो, तो फिर वो आपकी सिर्फ सोच और आपकी विचारधारा ही होती है जो आपके ले जाती है। now I would like to turn our conversation into women empowerment because हाँ, इस बीच एक मेजर चीज़ Yes. छूट गई। yeah, please. 82 में, no, 85 में my father got attacked. He was in Iraq that time posting, and Iran was on a peak those days, that time. So what happened actually, मतलब मेरे को जाना पड़ा क्योंकि मेरे से पासपोर्ट मेरा ही तैयार था मेरे घर में, मेरे माताजी मेरे भाई बहनों का किसी का नहीं था, तो उनको बताना भी नहीं था कि he is admitted there in a hospital. He got a major massive attack twice in 10 days. So I rushed to when मतलब वहाँ जाने के लिए। तो जब वहाँ मतलब दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई एक्चुअली। मेरे हस्बैंड की गुरु हैं के पद्मश्री थे डॉक्टर बोडिया। तो माय हस्बैंड वाज अ वेरी पेट स्टूडेंट, और वो अपने बेटे जैसे मानते थे क्योंकि उस वक्त पे उनके बेटे ने संन्यास ले लिया था रामकृष्ण मिशन से। सो बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ दे वर नॉट मीन्स I should not say कि they were not happy or this thing, but the vacuum was there in their life.
So I met somehow that too, it was a very interesting story how I met in this. But वो मानते थे बहुत कि मैं उनकी बेटी जैसे हूँ और ये पर दो वी हैवंट मेट माय हस्बैंड एंड मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। तो जब मैं जा रही थी इराक तो वो मैं उनसे मिलने गई सुबह। तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे रीज़न से मुझे जाना है तो और मैं जा रही हूँ। तो पता नहीं शायद उनके दिमाग में बहुत वक़्त से होगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला एक मुझे प्रॉमिस दो, मैंने कहा क्या? तो उन्होंने बोला मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, डॉक्टर जोशी, तुम उससे शादी कर लो। तो मैंने कहा मैंने देखा नहीं, भाला नहीं, सुबह 7 बजे कोई मुझे ऐसा कर रहा है कि मैं प्रॉमिस कर दूँ, तो कैसे मैं कर दूँ ऐसे? तो मैंने कहा अच्छा अब क्या मैं रास्ता निकालूँ और मैं क्या उनको मैं दुखी करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि जब मैं इराक से आ जाऊँगी वापस, फिर अपन बैठ के सोचते हैं ना ऐसे। तो उन्होंने बोला नहीं जब तुम आओगी ना तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। अब मैं तो आई वाज़ इन पज़ल कि मैं क्या कहूँ? ही इज़ नॉट एट ऑल वेल और वो और उन्होंने कहा और एक लाइन उन्होंने और उसमें जोड़ दी कि अगर तुम हाँ कह दोगी तो मैं बहुत समाधान से मैं जाऊँगा। तो अब और मेरे को तो फिर अब मैंने कहा क्या करूँ? तो फिर मैंने कहा पर मैं मिली नहीं ना तो उन्होंने बोला उस बेड पे उन्होंने कहा पर मैंने तो कहा ना, मैं तो तुझको जानता हूँ ना। तो मैंने कहा कोई अगर इतना बुज़ुर्ग, इतना अनुभवी कोई इंसान अपने से ऐसा कह रहा है तो अपन तो फिर बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए कि कह दे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऐसा। So फिर I gave a promise to her and I said okay, I'll do it. So when I came back from Iraq to by the time he passed away and then we got married, my husband and he too is a ditto copy of Dr. Bodia. So very honest for mankind, yes, very, very human person that way, na. So that incidence was there, and another was when I was in Iraq. वहाँ दो इंसिडेंट्स मेरे को ज़िंदगी में जो आप कह रहे हो ना कि आप इतने पावरफुल कैसे हो जाते हो, छोड़ कैसे देते हो, पकड़ कैसे देते हो। दो मतलब मेरी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें बहुत आई दरअसल, जिन्होंने मुझे सिखाया या मैंने सीखा जो भी था। तो जब मैं वहाँ थी तो मेरे फ़ादर को एक बार मतलब हम घर ले आए उनको कि अब आप मतलब वो डॉक्टर्स को मैंने कहा ही इज़ अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन यहाँ आईसीयू में बहुत आइसोलेटेड वो बहुत मतलब ठीक फ़ील नहीं करे इनको मैं घर ले जाती हूँ। लगा वापस ले आएँगे तो वो हॉस्पिटल से हमारा घर 70-80 किलोमीटर दूर इंटीरियर में ही था विलेज बिल्कुल बसरा के पास में वो थी जगह। तो ऊपर बहुत बॉम्बिंग हो रही मतलब होती थी क्योंकि ऑब्वियस ये था और उसमें जो मेजर चीज़ होती थी कि बंद हो जाती थी अपना लाइट कट कर देते थे टेलीफोन लाइन कट होता पूरा ब्लैकआउट हो जाता था और पूरे आर्मी को इसको ये होता था कि कोई भी सिविलियन दिखे तो मार दो गोली क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो ना कौन क्या है करके। सो रात 2-3 बजे उस दिन बहुत बॉम्बिंग हो रही थी और मेरे फादर की पल्स रेट वाज़ बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो जा ही रहे हैं मतलब ऐसे। एंड देन माय फादर वाज़ टेलिंग कि बेटा मैं आधी-अधूरी गृहस्थी छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है द ग्रेट दिस थिंग ऑन योर शोल्डर बट सब बहुत तुम लोग अच्छे से रहना ये वो ऑल दिस इमोशनल थिंग्स वाज़ हैपनिंग एंड आई वाज़ नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग कि मैं करूँ क्या? मैं पासपोर्ट देख रही थी क्योंकि अब अंधेरा ही था कि मुझे कहाँ से तो मेरा पासपोर्ट दिखता है, कहाँ बुर्का दिखता है, पिछले था। तो मैंने कहा चलो जो होना होगा हो जाएगा। तो थोड़ी दूर तक के जाके वो गए, वो सोल्जर थे कि वो ऑफ़िसर थे मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे बोला देखिए ऐसी-ऐसी बात है, मैं तो मेरे फ़ादर की ऐसी-ऐसी तबीयत है, आप सजेस्ट करो कि मैं इनको ले जाऊँ कार से हॉस्पिटल कि इनको यहीं रख दूँ। तो फिर उन्होंने पूछा भी क्या आपकी अरेंजमेंट है? तो मैं सब वो यूनिट के सब लोग होते थे मतलब वो सर्वेंट्स वगैरह थे मेरे घर में। तो ऐसे गई मैं और मतलब रूल वो था कि सारे आर्मी वाले जो आएँगे पहला उनको ही मिलेगा प्रेफ़रेंस और किसी को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात थी अब मेरा तो कोई वहाँ था नहीं गॉडफ़ादर कि कोई होता। मैं पूरे रास्ते ईश्वर की ये मनाती गई कि बस इनकी साँसें चलती रहें, मैं जब तक के डॉक्टर को लेके आऊँ तो 80 किलोमीटर जाना था, 80 किलोमीटर आना था। तो जब ये सब ये घट रहा था आप यकीन मानो वो रात मतलब वो क्रूशल भले थी पर कितने अच्छे सिस्टम कितनी अच्छी इंसान है वो मैं कभी वो चीज़ें भूल नहीं सकती परदेश में
वहाँ वो सब अनाउंस कर रहे थे कि इस कार की ये इसमें एक इंडियन गर्ल अपने पिताजी उसके ऐसे है तो कोई उसकी कार को रोके ना करके क्या ये। एंड देन व्हेन आई वेंट देयर तो कटी लाशें आ रही मतलब तो वो पूरा मंजर बहुत बहुत ही दिल दहलाने वाला था। लाशें आ रही थी, कटे अंग आ रहे थे, ये आ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे ये सारे इसमें पूछेगा कौन? मतलब आई वांटेड टू रश टू द मतलब टू द डॉक्टर कि भई ऐसे-ऐसे है और मुझे दवाइयाँ लाइफ सेविंग जो भी चीज़ें कर सकते हो करो। सो इत्तेफ़ाकन एक इराकी लेडी थी, उसके हस्बैंड बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो वो गुज़रे मतलब उनको लेके जा रहे थे आईसीयू में। तो आई वाज़ तो क्राइंग और बहुत आँसू थे तो देन शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड? तो देन आई टोल्ड दैट कि माय फादर इज़ देयर एंड ही वाज़ इन दिस कंडीशन आई डोंट नो whom टू कॉन्टैक्ट एंड व्हाट टू डू। देन देखिए इंसानियत कितनी बड़ी चीज़ होती है। उसने वो हाथ अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और रखा और उन्होंने कहा देखिए ये मेरे हस्बैंड तो जा रहे हैं, तुम्हें अपने पिताजी की सांसें बचा लो। और मैं बता नहीं सकती जैसे कोई ईश्वर ने सारी वर्षा मेरे ऊपर कर दी और उसके बाद 50 बरस मेरे पिताजी जिंदा थे। ही केम बैक और समय वो हुआ। तो ऐसी जो ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत भरोसा होने लगा। लोग कहते हैं इंसानियत नहीं है, ये हो गया। आई नेवर एवर काउंट इन अ लाइफ इंसानियत नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं, 95 98% लोग अच्छे हैं, 1-2 के पीछे हम पूरी ह्यूमैनिटी पे क्यों धब्बा लगाएँ? ये क्यों क्वेश्चन मार्क करें ऐसा? अ, मुझे ये लगता है Okay, so now let's turn this towards women empowerment. women Okay, you have been grown up watching women being empowered, and you have seen those times of the 1960s, 70s, 80s coming to 2024, 21st century, I would say. How would you perceive the concept of women empowerment, the change in the concept of women empowerment in these years? कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? से मुझे क्या लगता है उसके भी पहले की अगर हिस्ट्री हम लोग देखें एक तो हम पहले बात करते हैं वुमेन, एग्जैक्टली वुमेन एम्पावरमेंट है क्या आपके कॉन्टेक्स्ट में? मेरे हाँ, मुझको ऐसा लगता है जहाँ वो अपने आप को सारी अच्छी चीज़ों के लिए स्वतंत्र पाते हैं। ओके। वो उसकी इसकी बातों में जो वो कहती है क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है। वो बहुत सबका हित चाहने वाली है। वो प्रेम से ओतप्रोत है, वो शक्ति से ओतप्रोत है। उसकी एग्जिस्टेंस को समझते नहीं हो, व्हाट शी इज़ बेसिकली। और मुझे लगता है कि वो सब चीज़ों के करने की पात्रता उसमें इतनी ज़्यादा है कि उसका हम लोग शायद हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो वो जो चीज़ एक बेहतरी के लिए, एक बेहतर परिवार, एक बेहतर बच्चों की परवरिश, एक आर्थिक रूप से उसकी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, उसकी लिखाई पढ़ाई की फ्रीडम, ये सब चीज़ें अगर है मैं उसको एम्पावर मतलब वो एम्पावर मेरे लिए है। मुझे वो फेमिनिज़्म बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो करने के लिए छोटे कपड़े हैं तो हम फेमिनाइन हैं। हमको जो है सिगरेट पीना है तो या दिस इज़ अ फेमिनिज़्म। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं अट्रैक्ट होती कभी। और जहाँ तक के दौर मैं समझती हूँ, जब भी जिसकी चेतना जितनी जो कॉन्शियसनेस है और वो जो अपने एग्ज़िस्टेंस के लिए अवेयर थे, उसके भी पहले 70s के भी पहले कितने ही मतलब इतिहास में इस तरह की स्त्रियों का वर्णन है, जो इतनी एम्पावर्ड थे, क्लियर कट लक्ष्य थे, क्लियर कट पिक्चर थे, हाउ दे वांट टू परस्यू दो वो चीज़ अलग बात है, ऑब्स्टिकल्स बहुत थे, पर वो उन्होंने उस चीज़ों से कभी समझौता नहीं किया। मेरे लिए वो आदर्श है, बहुत ज़्यादा। और स्त्री का वही रूप मुझे पसंद है। मुझे स्त्री का वो रूप कभी नहीं समझौतेवादी, संघर्ष तो ठीक है, संघर्ष तो होगा ही क्योंकि आपने शरीर मतलब इंसान के तौर पे जन्म लिया है तो संघर्ष तो होगा। पर वो वाली जो होती हैं कि जो घुट-घुट के मर रहे हैं या बिल्कुल हेल्पलेस फ़ील कर रही हैं, वो मुझे स्त्री का वो रूप कभी पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि वो सोच वो अपनी अगर बढ़ा लें और उन क्योंकि मैंने ये चीज़ भी बहुत महसूस की क्योंकि हर एम्पावर्ड लेडी को वो एक संघर्ष का तौर है ही। उसको बहुतों के लिए वो आंसरेबल वो हैं इस ज़माने में अच्छा काम करते हुए भी।
तो फिर अच्छा उनकी भी तो परवरिश उनकी माओ ने की तो कैसी की, वो भी तो अनपढ़ थे, उनको भी कहाँ रिसोर्सेस थे, पर ऐसे इसमें भी पढ़ के वो निकल के जब वो इतना मुकाम पा रहे हैं, तो वो एम्पावरमेंट, वो आत्मनिर्भरता मेरे लिए बहुत वंदनीय और बहुत सुंदर। इसमें जो सेल्फ है उनका, वुमेन का, इसमें सेल्फ का रोल कितना है एंड आसपास के सराउंडिंग्स का रोल? सेल्फ का ही रोल सबसे ज्यादा है, सेल्फ। क्योंकि अगर हाँ, क्योंकि आप नहीं मजबूत होगे खुद, तो आपको कोई हेल्प करने आ या सोने की थाली में खाना खिलाने के लिए कोई नहीं आने वाला। तो आपका मतलब कॉन्शियस लेवल बहुत हाई होना बहुत ज़रूरी है, आपकी निडरता बहुत सारे फैक्टर्स उसमें डेवलप, हाँ, टू डेवलप यू योरसेल्फ। एंड दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। यस। ओके। एंड अब हम कंपैरिजन देखें उस ज़माने में, बिफोर 1970s 80s, जो पूरा उस समय का दौर था, उस समय में और आज के समय में, चलो सेल्फ का तो अभी भी इंडिपेंडेंट ही है, बट सराउंडिंग्स की जो चीज़ें हैं वो कैसे चेंज हुई है? सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन। मुझको लगता है एजुकेशन ही बहुत बड़ा रोल निभाया एजुकेशन ने। ओके। एजुकेशन जैसा, क्योंकि उसके पहले का जो दौर था, क्योंकि हर स्तर पे स्त्री अपने उस सराउंडिंग को चीर के आगे बढ़ रही थी ना। हाँ। तो और जो तब भी क्या अब भी क्या, जो कॉशियस लेवल पे बहुत अपनी सशक्त थी, जिनको अपने आप को एस्टेब्लिश करना था, तो चाहे वो तब था या अब था, है, वो तो हुई या होंगी। तो सराउंडिंग्स तो हाँ, सराउंडिंग तो तब भी नेगेटिव थी, आज भी है। आज बेटर हुई है क्या कि आज वर्स्ट हो गई है मुझे लगता है। वर्स्ट? क्योंकि वर्स्ट हो गई है मतलब स्त्रियों के हिसाब से नहीं मैं कह रही हूँ, सोसाइटी के हिसाब, स्त्रियों के हिसाब से कई स्त्रियों का जो सोशल वाला पार्ट है उसमें बहुत वर्स्ट हो गई। क्योंकि वो जो दौर था उस वक्त में बहुत क्लियर कट पिक्चर थे, जेंट्स है वो ब्रेड बटर लाएगा, लेडी है घर को पूरा रन करेगी। तो कोई इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे तब, वो मैन ईगो मतलब वो जो भी कुछ था, तो इतना मतलब इतना स्तर नीचे नहीं गिरा था। जो आज की लेडी है, आज की महिला है, उसको दोनों चारों तीनों चारों तरफ का प्रेशर है, घर का है, खुद की पढ़ाई का है, ऑफिस में इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन है, वर्क मतलब वो जाए कहाँ, आपके मतलब सोशल चेंजेस यूं वाले ही दिखता है, क्योंकि वो ड्रेसेस से दिखता है, विचार सारणी में किसी के चेंज नहीं आया। सास आज भी वही ख्यालात की है, हस्बैंड आज भी वही ख्यालात का है, तो और उसकी तो उड़ान ऊंची हो गई, वो तो अब चांद देखने लग गई, वो और इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गई, वो अपने बच्चों की परवरिश भी ऐसे देखने लग गई। पर ये सारे जो दबाव से वो जो गुजर रही है, वो दिस इज वेरी टेरिबल सिचुएशन विच आई फील। यही मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न है इतने डिवोर्स का, ये वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, बीमारियों का। मुझको एक चीज़ बहुत लगती है कि जितने एम्प्लॉयर्स हैं, एक बार सब ने हिंदुस्तान को बनाने के लिए, एक बार सच्ची बहुत दिली तौर पे मेरी अपनी इच्छा होती है कि एक मीटिंग या मैं ही इनिशिएट करूं, मैं पूछूं कि कम से कम काम के घंटे हों, सुकून की ज़िंदगी हो, ये जितनी बीमारियां हैं ये ख़त्म हो जाए, एक बेहतर परवरिश बच्चों को हो। नहीं तो कैसा एक पूरे आपको उसकी कल्पना करके देखो ना। सो हमने वर्क कल्चर की बात करी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही था अपकमिंग वाला कि आज का जो वर्क कल्चर है, वी सी इट इन कॉर्पोरेट सेटअप्स, वी सी इट इन ऑलमोस्ट ऑल कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट्स, राइट? जिस पे आप भी काफ़ी, यू हैव मेनी थॉट्स ऑन दैट। सो उनको और मेंटल हेल्थ को लेके आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विथ यू कि ये कैपिटलिस्टिक एडवेंचर में मेंटल हेल्थ के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बहुत अपन पीछे जैसे चले, क्यों ये कॉर्पोरेट कल्चर आया कैसे या कैसे, तो इट इज़ नो बेसिकली। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था या ये था, तो दो ही अभी अभी के कॉर्पोरेट सेक्टर में तो दो ही मैनेजमेंट सिस्टम काम करते हैं, अमेरिकन और जापानीज अपना मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब वो अमेरिकन मतलब एग्जिस्टेंस में ऐसा ये हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुआ ख़त्म हुआ, तो बहुत पैसा इनके पास आ गया था, अमेरिकन के पास में, और वो सब इस्टेब्लिश करना था पूरा इकोनॉमी, तो वो सब चीज़ें चली। तो उनका जो पूरा वो स्ट्रक्चर पिरामिडिकल ये था कि सबसे टॉप वो, पीछे ही जो जो भी रहेगा उसको बस वो जो बोलेगा उसको फॉलो, डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ, एंड द इंटेलेक्ट टू।
So they were ever used to their इनके भाई उन्होंने बोल दिया that is the final और वो वैसे हमें ही करना। वो काफी साल उसने वर्क किया वैसे उस हिसाब से किया, पर हुआ क्या, क्योंकि उनके इसमें वो ह्यूमैनिटी वाला तो था ही नहीं, बस वो सकिंग वाला ही था कि बहुत लेबर करो। Get the work done. हाँ हाँ हाँ, तो दैट वाज अ सिस्टम। और जापानीज इकोनॉमी भी उस वक्त में बिल्कुल ये हो रही थी। देन दे मेड इट कि भाई वो उनको फिर समझ में आ गया कि भाई वो जो भी कर रहे हैं वो दैट इज नॉट राइट। तो हम ऐसा कुछ अपना सिस्टम डेवलप करें जिसमें भाई आपका ब्रेन भी और आपके हाथ भी है। So that way the अपना Japanese this management system it gets started। अब वो भी फेल है, तो क्यों वो सब चीजें फेल है? क्योंकि वहाँ वैल्यूज ही नहीं। तो वैल्यूज कहाँ थी? वैल्यूज तो हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम, गीता से लेके सारी पुराने हमारी इसमें। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि रियली ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छा ग्रो करना है विद देयर एम्प्लॉय, जहाँ पे पीस, जो अपन कहते थे राम राज्य है। राम राज्य भी क्या था? वो कल्पना भी पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर ही तो थी। Okay, explain. हाँ, वो राम राज्य में क्या था? राम वॉज ए किंग, और क्या था? उन्होंने कितनी सारी वैल्यूज दी थी। मर्यादा थी, है ना, बड़ों का सुनना थी, प्रेम था, एक दूसरे को समझ लेना था, भाईचारा था, स्त्री के प्रति आस्था थी, मतलब कितनी सारी चीजें उसमें है ना। अगर वो इतिहास और भी कृष्ण ने जैसे उनको दिया, भाई आप आपके इसी गोल से मत भटको, गोल से कुछ करना है तो आपको वो चीजें, वो इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे। तो जब अपनी माइथोलॉजी में ही इतनी सारी चीजें हैं, and those were the successful famines management patterns, so why should मतलब ये अडॉप्ट ज्यादा करना ज्यादा ठीक है ना। सो द तीनों का मुझे वैसा लगता है, तीनों का एक मिक्स कल्चर, एक मैनेजमेंट का एक फॉर्मेट बना है आगे आने वाले सालों, क्योंकि ये चलेगा नहीं। अभी आप देखो आईटी सेक्टर के बेचारे 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम करें, पूरा उनका ये चौपट है। उसको वो बूस्ट रहने के लिए दिमाग दारू पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर, कितनी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई हैं। ये कैसे प्रोलॉन्ग होंगी? ये तो आप पूरा जीन्स की जीन्स सब दे रहे हो ना, But ट्रांसफर कर death रहे हो हो। रही है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज के। नहीं, मुझे मालूम है, You know मुझे that- मालूम है, मेंटल हेल्थ जो है आज इतनी बुरी तौर पे सारी चरमराई हुई है। तो जब तुम चरमराए हो तो तुम अगला तुम्हारा परिवार या तुम्हारे बच्चे कैसे खड़े कर सकते हो? Do you think traditional values are the answer to what's happening with corporate setups in present नहीं, time? वही काम देंगी, वही काम वही काम देंगी, क्योंकि ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। आप सारा टाइम, अच्छा ये तो आप पर्सनल तौर पे या आप ऐसे हो रहे हो, ये आप ऑफिस में ले जा रहे हो कल्चर, ये फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, कलीग्स के वही साथ घर में पे कर आ रहे रहा हो, है फिर। फिर आके फिर वो तो जब सब ये इतना बड़ा मतलब एक बैगेज ही ला रहे हो, है कोई बैगेज नहीं है कोई, तो उसके लिए फिर जा रहे हो 2 दिन आप ध्यान करते हो, तो यहाँ तो सारे थॉट्स ही चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे हैं, Right. सब एक दूसरे को नीचे दिखाने के थॉट्स चल रहे हैं। तो कैसे सर्वाइव होगा, नहीं मुझे समझ आता। Now coming to the last question, to the last segment. At the age of 60 plus, I am 65, 65 now। 65, एक तो आप PhD कर रहे हो इस एज में, so first of all that is commendable, and with that I would like to ask one more thing कि अब फ्यूचर आप अपना कैसे देखते हो? हाउ, बिकॉज आई हैव एन आइडिया अबाउट यू, इतना तो मुझे लग गया यू आर रियली विजनरी पर्सन अभी भी। मच बहुत सारा विजन और एडवेंचर आप में अभी भी बचा हुआ है, एंड यू आर फुल ऑफ इट। सो एट द एज ऑफ 65 हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ? आप क्या विजन आपकी क्या है, क्या? मुझे लगता है सारे दरवाजे मेरे लिए खुले, सारी संभावनाओं से भरपूर मेरा जीवन है। और जो मैं अभी भी, और मैं तो मतलब ऐसा मुझे महसूस ही नहीं होता, रोज़ मेरी सुबह जो होती है, मुझे आजकल जो बहुत चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट करती हैं, वो बहुत अलग अलग स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी के लोगों का एब्स्ट्रैक्ट मैंने बहुत ये किया। मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका एक ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत जब
पूरा यूनिवर्स तब कोई ये नहीं होता है आपका, हौच पौच नहीं होती है, डायरेक्ट कनेक्शन आपके होते हैं। और ये यूनिवर्स की ताकत को पहचानो, उस एनर्जी को, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल है जो मुझे मेरी एनर्जी को रोज़ चार्ज करता है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे, वो कहते हैं ट्रैफिक नहीं होता है उस वक़्त तो वो ट्रैफिक नहीं होता है तो वो पूरे बिलीव करते हैं। मैं वहाँ गई, मैं माउंट आबू गई, मैं अभी दिल्ली गई थी और मैंने उनके साथ वो जिया है वैसा। मुझे मतलब वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सुबह 3-4 बजे उठती हूँ, उस यूनिवर्स से सारा ये करती हूँ, मेडिटेशन का म्यूज़िक प्ले करती हूँ, मॉर्निंग फ्लूट सुनती हूँ। तो ये इतना अद्भुत और इतना चमत्कारिक ये है जिसको अपन पहचानते ही नहीं हैं। वो चीज़ बहुत, मैं जय कृष्णमूर्ति के साथ की स्टडी सर्कल में जा रही हूँ। सब तरफ ये करके वो जो एब्स्ट्रैक्ट है सब इसका अब अपने स्पिरिचुअलिटी का वो सब सीखती हूँ और ये चीज़ें मुझे बहुत एनर्जी देते हैं कि रोज़ नया है। और रोज़ मैं 9 बजे, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो वहाँ चले जाते हैं हॉस्पिटल, मैं भी कहीं अपने सेमिनार वर्कशॉप्स इधर-उधर, मैं रोज़ हर दिन नया सवेरा, नए विषय, नए लोग, भरपूर एनर्जी से वो, मतलब अब तो आप मुझे बोलो तो क्लासरूम ही मुझे अपने दोस्त ज़्यादा नज़र आते हैं। रोज़ उस क्लासरूम में बैठना मेरे लिए इतना सुकूनदायी, इतना मतलब एनर्जी देने वाला, उस मेरी वाइब्रेशन को इतना ऊँचा पहुँचाने वाला, बस मुझे लगता है कि मैं मेरी आखिरी सांस तक ऐसे ही बनी रहूँ। वाह! इट इज़ खूब सो अच्छा म्यूज़िक, खूब मतलब कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो नेगेटिव है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ मैंने वो खटकने ही नहीं दी अपने आस-पास। एक क्वेश्चन लास्ट जो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट खुद के लिए नहीं पूछना है, बट आई नो द परसेप्शन ऑफ पीपल विद समथिंग लाइक दिस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब जो आपने बोला एंड वी टॉक्ड अबाउट योर लाइफ, वी लिसन योर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, हाउ मच डू यू थिंक डज मनी, like the existence of money, financial crux play a role in it? As far as if you'll ask me, so I feel money is only, वो एक पार्ट आपके जीवन का स्मूथ करती है, ऐसा मुझे लगता है। डे टू डे ज़िंदगी में आपको खाने के लिए चाहिए, आपको पहनने के लिए चाहिए, आपको एक मतलब रीज़नेबली गुड आपको मकान चाहिए। उसके परे ये भी मैंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया कि बिना पैसे, तो मुझे लगता है कि आप क्या-क्या मतलब परस्यू कर सकते हो, मुझे लगता है बिना पैसे ही सब कुछ कर सकते हैं। Yes. कहीं कोई अड़ता ही नहीं कोई काम, क्या अड़ता है? किताबें आपसे पैसा माँगती हैं क्या? क्लासरूम आपसे पैसा माँगता है क्या? क्लासरूम में एडमिशन हो गया। क्लासरूम एडमिशन मतलब जैसे अब मैं जाती हूँ वर्कशॉप में, सेमिनार्स में, इधर है, उधर है, इतनी चीज़ें हैं लोगों के पास अथाह देने को, है ना? हमारे साधु संत, हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे गुरुद्वारे, कहीं पैसा लेते हैं क्या कोई? कहीं नहीं लगता। बल्कि जो वो देते हैं उनकी शिक्षाएँ, वो जो देते हैं आपको एक दर्शन, हम वो नहीं अवेल करते और भागते हैं जिन चीज़ों के पीछे, वो तो एग्ज़िस्ट करती ही नहीं कहीं। कहाँ मुझे काम देती ये चीज़ें? मेरे रहने पुरता मुझे बहुत अच्छा घर मुझे ईश्वर ने दिया है। मुझे खाने पुरता बहुत अच्छी दिया, मुझे ज्ञान, मेरे साथ के लिए बहुत अच्छे लोग मेरे पास आस-पास बनाए हैं। क्या है? कुछ भी नहीं लगता और हकीकत कुछ नहीं लगता। और जिसको चाहिए तो मैं दे देती, ले लो, तुम इससे खुश हो ना, ले जा। वो भी कमी नहीं करता। तो किस चीज़ का दुःख मना? और जिनको संग्रह करना है वो मेरी प्रवृत्ति है ही नहीं, वो मेरी चाह भी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। और जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैं कहती हूँ ना कि 3 बजे मैं उठती हूँ, मैं उस यूनिवर्स से जो माँगती हूँ, मुझे हर चीज़ इम्पल में मुहैया कराई है। कहाँ कुछ लगता है, आप सब इतने अच्छे लोग मिलते हो। बस और यही चीज़ है। और जो इस यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा जो पावर, बस हम कनेक्ट नहीं हो पाते। हम अपने आप को भूल जाते हैं कि व्हाट वी आर बेसिकली एंड व्हाट वी हैव टू डू टू गेन एवरीथिंग। मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई चाह नहीं है किसी चीज़ के परे।
इस चीज़ के बारे हकीकत कहती हूँ। तो ईश्वर ने मुझे वो तो खूब बख्शा, ये तो मेरी अपनी कैपेसिटी कम पड़ती है। विषयों को जानने की, या सब तो विषय नहीं कवर होते, छोटी बहुत चीज़ें, पर वो भी ऐसे लगता है कि नहीं, कम से कम उसका जिस तो समझ लो। मैं बहुत वक़्त तक पढ़ती हूँ, बहुत वक़्त तक लिखती हूँ और मुझे कोई नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय कोकून। हाँ, बस इसमें इतना ज़रूर है जो मुझे लगता है कि जो जीवन ईश्वर ने मुझको बख्शा और इतनी अच्छी चीज़ें मुझको दी, तो महिलाओं को उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको उनकी ताकत को पहचानने के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अगर, मतलब महिला ऐसा महिलाएँ ही नहीं, एक स्वस्थ समाज के लिए सब घटक हैं उसमें। बच्चे भी घटक हैं, मतलब स्त्री भी घटक है, पुरुष भी घटक, सभी घटक है उसके। प्रकृति भी घटक है। तो उसके लिए जो कुछ मैं अगर कर सकती हूँ तो वो ज़रूर, कुछ प्लान तो मैंने बनाए हैं, और शायद ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी वो सब चीज़ें आएँगी। और एक मुझे और चीज़ बहुत दिल से लगती है कि कोई 2-3 गाँव एक रोल मॉडल के फ़ॉर्म में राम राज्य ऐसे करके तो देखें। अगर वो वाक़ई वो चीज़ वर्क करे, तो एक बहुत शांतिदायक समाज हम इस संसार को दे सकेंगे। और वो रोल मॉडल मतलब वाक़ई वो रोल मॉडल जैसे ही गाँव हो, वहीं वैसे कैसे क्या आइडिया है वहाँ शांति हो, पीस हो, समाधान हो, सुकून हो। टू एस्टैब्लिश इट? यस, दिस वे आई वांट टू एस्टैब्लिश। और सारे वहाँ पे रोज़गार के साधन हों, स्किल्स हों, अच्छा वक़्त लोगों का बीते, अच्छा ज्ञान हो, अच्छा संगीत हो। और कहीं भी डिससैटिस्फैक्शन ना रहे, किसी के मन में किसी की दुर्भावना नहीं रहे। तो वो जो वो कल्पना मुझे बहुत है, क्योंकि मुझे वो जेलस, वो बैकबाइटिंग, वो झूठ कि आपके मुँह पे कुछ है, पीछे आपकी डुअलिटी पर्सनल, वो सब मुझे कोई चीज़ें मुझे मतलब दुःख होता है, परेशान तो नहीं होती हूँ, दुःख होता है कि क्यों, अगर वो सब चीज़ें मुहैया और अपन वैसे उस रास्ते चल सकते हैं तो क्यों ये रास्ता अपनाना? वेल, लेट्स कंक्लूड इट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? कैसा लगा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कई चीज़ें मैं अपने मेरा संवाद मेरे अपने आप से था। हाँ। और वो जो अ, आनंद के महासागर को मैं रोज़ महसूस करती हूँ, और जिस चीज़ में रहती हूँ तो मैं कुछ साझा कर पाई, उस चीज़ का आनंद बहुत ज़्यादा है। वी आर ग्लैड कि हम आपको महसूस करवा पाए। नहीं, आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, आपकी अपनी बहुत उसकी समझ बहुत आपकी अच्छी है। आप वो प्रश्न करके वो आप मेरे भीतर से निकलवा मतलब आपने निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिनाज। इट्स आवर प्लेजर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।